बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.9 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.9 में जो मेन टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पर आपने आज ये देखना है कि जो डेरिवेटिव है उसको ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन किया जाएगा। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.9 के अंदर जिन कंसेप्ट्स को हमने क्लियर करना है इनको मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है हमने देखना है कि डेरिवेटिव किससे कहते हैं। इससे पहले मैंने जब यूनिट 2 स्टार्ट करवाई थी तो यूनिट 2 स्टार्ट करवाते हुए मैंने डेरिवेटिव को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो वहां पर आप देख सकते हैं उस वीडियो लेक्चर्स को कि डेरिवेटिव को हमने कैसे डिफाइन किया था। और सेकंड हमारे पास जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, यानी किसी टेंजेंट लाइन की स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे और स्लोप होती क्या है ये देखेंगे। और जो थर्ड टॉपिक होगा वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव, यानी जो डेरिवेटिव है उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्या है। और हमने यहाँ पर स्लोप के जरिए जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है, by using this definition of slope हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। और जो फोर्थ हमारे पास टॉपिक होगा वो है इंक्रीजिंग फंक्शंस। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसी तरीके से सिक्स टॉपिक हमारे पास होगा स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी हमने यहाँ पे देखना है कि स्टेशनरी पॉइंट्स किससे कहते हैं। और इसके बाद सेवन जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल वैल्यूज, यानी क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं ये हमने चेक करना है। और जो 8 टॉपिक है वो आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और 9 टॉपिक आपके पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इन टॉपिक्स को हम स्टूडेंट 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम जरा डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं कि डेरिवेटिव कहते किससे हैं। इससे पहले यूनिट 2 स्टार्ट करते हुए डेरिवेटिव को एक्सप्लेन किया था मैंने। तो यहाँ पर जस्ट हम इसका एक रिव्यू देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे चले जाएंगे। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। यानी अगर किसी फंक्शंस के अंदर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होती है डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको उस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट मैंने यहाँ पर जनरली हम एक फंक्शंस को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस फंक्शंस के अंदर तीन चीजें हैं। राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर जो एक्स है राइट हैंड साइड पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, और जो फंक्शन f जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके सामने मैं एक फंक्शन लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इस फंक्शंस के अंदर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x प्लस 3 जो है वो क्या है, फंक्शन है यानी f है। यहां पर x इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि x की वैल्यू हम खुद से असाइन कर सकते हैं, यानी खुद से चूज कर सकते हैं। x की वैल्यू चूज करने में हम आजाद हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर x की वैल्यू मैं 5 रखता हूं तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी उसको हम क्या, इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में हम x की जगह अगर 5 पुट करें तो 5 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि अगर हम x की वैल्यू 5 रखें तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो होती है वो 8 होती है। तो यहां से आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट कि हमने जो x की वैल्यू है उसको खुद से असाइन किया है, यानी खुद से चूज किया है। लेकिन जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x की वैल्यू के ऊपर, यानी x क्या आपने चूज किया है उसके मुताबिक y आएगा।
तो इट मींस कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर x मैं चूज करता हूं 7, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी 7 + 3 10, तो इट मींस कि y क्या होगा 10 होगा। अब स्टूडेंट अगर मैं जो फर्स्ट मैंने x की वैल्यू चूज की है इसको x1 का नाम देता हूं, और जो सेकंड x की वैल्यू चूज की है मैं उसको x2 का नाम देता हूं। x1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ गई है इसको हम y1 कहते हैं, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ गई है उसको हम y2 कह देते हैं। अब हमने यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि चेंज इन x या इंक्रीमेंट इन x से क्या मुराद है। चेंज इन x को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डेल्टा होता है स्टूडेंट ये इस सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इस सिंबल के साथ भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा मींस कि चेंज, डेल्टा हमेशा चेंज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो इट मींस कि मैं अगर ये यहां पे ये फाइंड करना चाहूं कि जो चेंज इन x है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आई है वो कैसे फाइंड किया जाएगा, तो उसके लिए याद रखें डेल्टा उसको हम चेंज इन x को डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा x इक्वल होता है x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। तो यहां पर x2 आपके पास 7 है, x1 5 है, तो इट मींस कि 7 माइनस 5 करते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि जो डेल्टा x है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चेंज इन y फाइंड करना चाहूं तो चेंज इन y को या इंक्रीमेंट इन y को आप डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 के। तो y2 अब हमारे पास 10 है, y1 8 है, तो इट मींस कि डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहें तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो इक्वल होगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x के इक्वल होगा। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर मैं इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जो डेल्टा x है इसको अप्रोच कराना होगा जीरो के इक्वल, जीरो को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास डेल्टा y और डेल्टा x है इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये जो आपके पास स्टूडेंट ये जो लिमिट है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है कि डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो मींस कि ये जो डेल्टा x है इसमें जो चेंज है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो। जैसे लेट्स सपोज यहां पे मैंने x1 5 रखा है, अगर x2 में लेट्स सपोज 6 रखूं तो फिर जो मेरे पास डेल्टा x होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी डेल्टा x कम हो जाएगा। अगर मैं x2 को जो सेकंड वैल्यू है उसको नियरर टू जितना नियरर टू x1 ले जाता हूं, लेट्स सपोज अगर मैं x2 चूज करता हूं 5.3 चूज करता हूं तो फिर मेरे पास डेल्टा x किसके इक्वल आ जाएगा 0.3 के इक्वल आएगा। इट मींस कि ये जो चेंज है इसको हम जितना शॉर्ट करेंगे उतना ही डेल्टा x क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम x2 रखते हैं 5.001 रखते हैं तो फिर जो डेल्टा x होगा वो आपके पास 0.001 आ जाएगा। तो इट मींस कि यहां पर ये डेल्टा x जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। एक चीज होती है स्टूडेंट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, इट मींस कि डेल्टा x जो है वो नियरर टू जीरो है, यानी जीरो के करीब तरीन कोई वैल्यू है लेकिन जीरो के इक्वल नहीं है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं डेल्टा x इक्वल टू जीरो तो इट मींस कि डेल्टा x जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है। तो यहां पर हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो यानी जो चेंज इन x है उसको हमने बहुत शॉर्ट किया है, तो दैट चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसी को हम क्या कहते हैं बाय डेफिनेशन इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। यानी यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called derivative of the function
और इसको हम डेरिवेटिव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि जो dy बाई dx है वो इक्वल होगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा, या ये इसको हम डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपके पास जो फंक्शन है वो f ऑफ x की फॉर्म में हो। तो दिस इज द डेरिवेटिव, यानी ये एक डेरिवेटिव का क्या था, व्यू था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, यानी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन क्या होती है। तो किसी भी टेंजेंट लाइन की स्लोप ड्रॉ करने से पहले स्टूडेंट में यहां पर टेंजेंट लाइन होती क्या है ये आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन है कि अ लाइन व्हिच टचेस अ कर्व फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, यानी एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट से टच करे, सिंगल पॉइंट से टच करे, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, जैसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक कर्व है और मैं अगर इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट P लेता हूं और इस पॉइंट P पे मैं टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो टेंजेंट लाइन वो लाइन होगी जो इस कर्व के सिर्फ पॉइंट P को टच कर रही हो, यानी सिंगल पॉइंट P के साथ टच हो रही हो। तो ये लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व एट पॉइंट P कहलाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब इस टेंजेंट लाइन की स्लोप हमने डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं जस्ट टेंजेंट लाइन को छोड़ के जस्ट स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है ये आपको समझाऊंगा। तो उसके बाद आप टेंजेंट लाइन भी एक लाइन ही है, तो हम स्लोप ऑफ अ लाइन को जरा डिस्कस करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन को जरा डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको ओरिजिन कहा जाता है। तो इट मींस के O इज द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। लेट्स सपोज मैं एक लाइन लेता हूं विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन, और मैं इस लाइन को नाम दे देता हूं OB, और अब हम यहां पर लाइन OB की स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है राइज डिवाइडेड बाय रन के। यानी अगर मैं यहाँ पे राइज और रन फाइंड कर दूं तो और उसको फिर डिवाइड करूं आपस में, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन होगी। अब अगर हम लाइन OB की स्लोप फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हम जो पॉइंट B है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, लेट्स सपोज हम उस पॉइंट को यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, A का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट ये जो OA होगा, दिस OA इज द रन ऑफ द लाइन OB कहलाएगा, यानी ये आपके पास रन है लाइन OB का। और इसी तरीके से ये जो AB है जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट B टू द ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, राइज कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इस रन को डेल्टा x के साथ रिप्रेजेंट करूं और इस राइज को डेल्टा y के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो फिर ये स्लोप ऑफ लाइन OB जो होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x के इक्वल होगी। अब हम इस स्लोप के जरिए जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसको डिफाइन करेंगे कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे स्टूडेंट आपने जरा गौर से देखना है कि लेट्स सपोज अगर मैं इस लाइन OB को रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज में, लेट्स सपोज अगर मैं इसको इस पोजीशन से हटाकर इस पोजीशन पे ले जाता हूं लाइन OB को। अब अगर मैं इसका राइज और रन फाइंड करना चाहूं तो B से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इसको लेट्स सपोज हम पॉइंट A का नाम देते हैं। तो इस O से लेकर A तक ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास रन है, और AB जो है वो आपके पास राइज है। अब यहां से आपने स्टूडेंट ये बात देखनी है कि इस लाइन OB को रोटेट करने से राइज और रन में क्या फर्क पड़ा।
आपको नजर आ रहा है कि जो रन है वो स्मॉल हो गया है, यानी छोटा हो गया है। जो राइज है वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। रन जो है वो डिक्रीज कर गया है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन ओ बी को रोटेट करने से इस एक्स वाई प्लेन में राइज और रन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इट मींस कि अगर मैं चेंज होते हैं तो जो इसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करूं, अगर डेल्टा एक्स मींस कि चेंज इन एक्स है, डेल्टा वाई मींस कि चेंज इन वाई है। अगर मैं यहां पर स्लोप की राइट हैंड साइड पे अगर लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये जो आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमें पता है जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द डेरिवेटिव। तो इट मींस कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ अ लाइन हमेशा किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के इक्वल होता है, या f डैश ऑफ x के इक्वल होता है। यानी dy बाई dx को इन अदर वर्ड्स आप f डैश ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट के जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव की, वो क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन है। यानी किसी लाइन की स्लोप को जो है वो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो इट मींस कि जस्ट हम सिंपली कह सकते हैं कि स्लोप डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। यानी किसी लाइन की स्लोप को अगर आपने फाइंड करना हो तो उसका क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लेंगे, और जो डेरिवेटिव आएगा वही उस लाइन का स्लोप होगा। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट ये चेक करना है कि स्लोप कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होती है, कब जीरो होती है, कब अनडिफाइंड होती है। यानी ये तीन चीजें आपने चेक करनी है कि when slope of a line becomes positive, यानी स्लोप कब पॉजिटिव होती है। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि स्लोप कब पॉजिटिव होती है। सेकेंडली हमने ये चेक करना है कि स्लोप कब नेगेटिव होती है, किसी लाइन की स्लोप जो है वो नेगेटिव कब होती है। थर्ड हमने ये चेक करना है कि स्लोप कब जीरो होती है, किसी लाइन की स्लोप। और फोर्थ पे हमने ये चेक करना है कि किसी भी लाइन की जो स्लोप है वो अनडिफाइंड कब होती है, यानी अनडिफाइंड कब होती है। हमने ये तीन चार चीजें चेक करनी है। अब स्टूडेंट फर्ज करें इसको चेक करने के लिए कि स्लोप कब पॉजिटिव होती है। ये याद रखें कि किसी भी लाइन की स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगी अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो लेस देन 90 डिग्री हो। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं चेक करना चाहूं कि इस लाइन ओ बी की स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं देखूंगा कि इस ये जो लाइन ओ बी है ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन ओ बी एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से छोटा है, यानी लेस देन 90 डिग्री है। अब अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो फिर जो स्लोप होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी स्लोप पॉजिटिव कब होगी, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ओ बी एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से सेकंड हमने ये चेक करना है कि स्लोप कब नेगेटिव होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज मैं ये जो लाइन ओ बी है इसको कंस्ट्रक्ट करता हूं इन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ एक्स वाई प्लेन। अगर मैं इस लाइन ओ बी को सेकंड क्वाड्रेंट में बनाऊं तो फिर जो एंगल होगा बिटवीन द लाइन ओ बी एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द एंगल, दैट इज द एंगल थीटा। और अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो एंगल थीटा है बिटवीन द लाइन ओ बी एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट के अगर एंगल बिटवीन लाइन ओ बी एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन स्लोप विल बी नेगेटिव, यानी जो स्लोप होगी वो इस सूरत में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इट मींस कि किसी भी लाइन की स्लोप नेगेटिव होती है अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। अब हमने ये चेक करना है कि स्लोप कब जीरो होती है, यानी व्हेन स्लोप ऑफ अ लाइन बिकम्स जीरो। इसके लिए याद रखें स्टूडेंट, अगर ये थीटा इक्वल टू जीरो हो, यानी जो एंगल बिटवीन द line OB and the positive x-axis is 0 degree, then slope will be 0। जैसे let's suppose अगर ये जो line OB है ये अगर coincide करे x-axis को, यानी इस x-axis के ऊपर ही line OB लाई करे यानी कोइंसाइड करे एक्स एक्सिस और लाइन OB, तो इस सूरत में जो एंगल होगा बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन OB ये जीरो होगा। तो इस सूरत में जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि इफ थीटा इज जीरो देन स्लोप बिकम्स जीरो। अब हमने ये देखना है कि स्लोप अनडिफाइंड कब करती है। तो इसके लिए आपने ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जब ये लाइन OB जो है वो कोइंसाइड करे y एक्सिस को, यानी लाइन OB जो है वो y एक्सिस के ऊपर हो। मैं अगर लेट्स सपोज अब लाइन OB को y एक्सिस के अलोंग लेता हूं, तो अब इस लाइन OB का जो एंगल है बिटवीन विद x एक्सिस विद अ पॉजिटिव x एक्सिस दैट इज 90 डिग्री। तो इट मींस के अगर आपके पास जो एंगल है 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, यानी जो थीटा है बिटवीन लाइन OB एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये अगर थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो फिर जो स्लोप होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड मींस के इंफिनिटी के इक्वल होती है। तो इन अदर वर्ड स्लोप को आप इस तरीके से भी स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं लाइन OB लेता हूं, अब इस लाइन OB की जो राइज था वो डेल्टा y था और जो रन है वो आपके पास डेल्टा x है। लेट्स सपोज ये जो लाइन OB जो एंगल बना रही है विद पॉजिटिव x एक्सिस दैट इज थीटा। तो फिर हमें पता है कि जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, राइज डिवाइडेड बाय रन के इक्वल होती है। तो राइज आपके पास डेल्टा y है, रन डेल्टा x है। इस राइज को अगर हम इस ट्राइंगल को गौर से देखें कि जो ट्राइंगल OAB है इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें जो एंगल A है ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो इट मींस कि ये जो ट्राइंगल OAB है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में डेल्टा y और डेल्टा x, डेल्टा y जो है इसका परपेंडिकुलर है, डेल्टा x जो है वो इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होता है tan थीटा के। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ अ लाइन होती है वो tan थीटा के भी इक्वल होती है। तो इट मींस कि ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं, यानी स्लोप, डेरिवेटिव और tan थीटा आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अगर लास्ट में हमने स्लोप कब अनडिफाइंड होती थी, जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल होता था। तो इट मींस कि अगर हम tan 90 डिग्री लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। और tan किसको शो करता है, स्लोप ऑफ अ लाइन को शो करता है। और स्लोप ऑफ अ लाइन किसको शो करती है, डेरिवेटिव को शो करती है, f डैश ऑफ x को शो करती है। तो अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है और फिर स्लोप यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के जरिए हम कैसे ये पहचानेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस बात को हम डिफाइन करते हैं। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस के इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। इसके लिए लेट करते हैं सपोज y is equal to f of x be a function, यानी हम एक फंक्शन लेते हैं y is equal to f of x be a function defined on the interval a b। यानी हमने यहां पर एक फंक्शन सपोज किया y is equal to f of x
और इस फंक्शन को इस तरीके से सपोज किया है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल ए बी के ऊपर क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड से ये मतलब होता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स लेता हूं, और मैं लेट्स सपोज एक डोमेन लेता हूं ए बी जो लेता हूं, वो फर्ज करें मैं अगर -2 से +2 तक लेता हूं, तो इट मींस कि आपके पास a -2 है, b +2 है। अब ये जो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x है, ये इस इंटरवल में तब डिफाइन होगा जब ये इस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर, हर नंबर के ऊपर डिफाइन हो। इसके लिए अगर फर्ज करें मैं x चूज करता हूं -1, यानी -2 से लेकर 2 तक, ये जो -1 है ये बिलोंग करता है इस इंटरवल से, यानी -2 और 2 के दरमियान आता है -1। अब अगर हम चेक करना चाहें कि ये जो फंक्शन f ऑफ x जो है वो इस पे डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम x की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, तो ये 1/0 आ जाएगा, और 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा। और इंफिनिटी क्या है, आपके पास एक अनडिफाइंड नंबर है, तो इट मींस कि ये जो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x जो है वो इस इंटरवल पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एट x इज इक्वल टू -1 जो है वो इस पे डिफाइंड नहीं होता है। तो इट मींस कि कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल पे तब डिफाइन होता है जब वो फंक्शन उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर डिफाइंड हो। तो यहां पर जो हमने फंक्शन लेट किया है y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसको इस इंटरवल ए बी के ऊपर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और यहाँ पे फिर लेट करते हैं हम स्टूडेंट, इस इंटरवल के अंदर से हम दो पॉइंट्स को लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी, देन f ऑफ x विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, then f of x will be increasing function if f of x1 is less than f of x2 for x1 is less than x2। यानी जो f of x1 जो है वो अगर f of x2 से छोटा हो तो फिर जो f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे इस बात को हम ग्राफिकली जरा इस बात को हम समझते हैं, उसके लिए लेट्स सपोज हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। हम एक फंक्शन लेते हैं, यानी इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को लेट्स सपोज अगर हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आ जाता है। अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो a है, तो इट मींस कि यहां पर मैं इस पॉइंट को a लेता हूं। हमने ये जो ग्राफ ड्रा किया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के लिए, ये इस इंटरवल में ड्रा किया है, यानी a से b तक इस ग्राफ को ड्रा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये वाला जो पॉइंट होगा b होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपके पास क्या होगा, a होगा। अब हमने चेक करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके लिए हम इस इंटरवल के अंदर से ही दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट पॉइंट को मैं x1 का नाम देता हूं, सेकंड पॉइंट को हम x2 का नाम देते हैं। ये जो x1 और x2 है ये इस इंटरवल से बिलोंग करने चाहे तो इस ग्राफ से आपको नजर आ रहा है कि x1 और x2 a और b के दरमियान लाई करते हैं, इन बिटवीन a एंड b है, तो सो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल a b। अब स्टूडेंट अगर हम x1 के ऊपर f ऑफ x की वैल्यू चेक करना चाहे तो उसके लिए हमारे पास ये जो हाइट होगी x1 के ऊपर इस ग्राफ तक, ये जो हाइट होगी, दिस हाइट शोज f ऑफ x1। इसी तरीके से x2 के ऊपर इस फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो हाइट होगी ऑफ द फंक्शन एट x2, यानी x2 के ऊपर जो हाइट होगी, दिस हाइट शोज
एफ ऑफ x2 यानी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x एट x2। अब आपको फिगर से नजर आ रहा है कि ये जो एफ ऑफ x1 है इसकी जो हाइट है ये एफ ऑफ x2 की हाइट से छोटी है, यानी एफ ऑफ x1 की हाइट कम है, लेस है देन एफ ऑफ x2। तो इट मींस के ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि अब हमने इंक्रीजिंग फंक्शंस की जो डेफिनेशन लिखी थी वो ये लिखी थी कि एफ ऑफ x विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2 फॉर x1 इज लेस देन x2। यानी शर्त यह है कि जो x1 है वो अगर x2 से छोटा हो तो फिर f of x1 भी f of x2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर f of x1 f of x2 से लेस देन है तो फिर जो फंक्शन है f of x ये क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब हमने अभी जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन हमेशा किसके इक्वल होती है, dy बाई dx के इक्वल होती है या f डैश ऑफ x के इक्वल होती है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल होती है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। यहां पर हमने ये जो इंक्रीजिंग फंक्शंस है कि नहीं है ये हम ग्राफ चेक करके हमने बताया है कि ये ग्राफ के जरिए हमें पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन मैंने ड्रा किया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के लिए जो ग्राफ ड्रा किया है, इस ग्राफ के जरिए हमने क्या ये मालूम किया है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेट्स सपोज अगर हम विदाउट ग्राफ ये फाइंड करना चाहें कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट लेता हूं, लेट्स सपोज पॉइंट P लेता हूं। अब मैं पॉइंट P पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इसको चेक करने के लिए मैं इस ग्राफ के ऊपर जो मैंने पॉइंट P लिया है इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा। अब टेंजेंट लाइन ड्रा करने के बाद मैं चेक करूंगा कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये क्या बिहेवियर रखती है, यानी अगर टेंजेंट लाइन पॉजिटिव होगी तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और हमें पहले से पता है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन इसको यहाँ पे ग्राफिकली शो किया था। अब हम जरा डेरिवेटिव के जरिए इसका इंक्रीजिंग कैसे मालूम करते हैं ये चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के पहले से हमें मालूम है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, पॉइंट P पे भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इट मींस के इसको चेक करने के लिए कि डेरिवेटिव के जरिए हम इसके ऊपर क्या ड्रा करेंगे, इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इस टेंजेंट लाइन की स्लोप यहाँ पे क्या होती है। आपको नजर आ रहा है कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है तो फिर ये टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी ये क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। और हमें पता है कि जो स्लोप है वो किसके इक्वल होती है, dy बाई dx के इक्वल होती है या f डैश ऑफ x के इक्वल होती है, कि इट मींस के यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बात हमें पहले से पता थी। और हमने टेंजेंट लाइन को इस पॉइंट P के ऊपर ड्रा करके देखा तो स्लोप क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, और स्लोप इक्वल होती है f डैश ऑफ x के, तो इट मींस के f डैश ऑफ x भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इस पॉइंट P पे फंक्शन इंक्रीजिंग था तो हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड की, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव आ गई। टेंजेंट लाइन की स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इट मींस कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर इस पॉइंट P पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम किसी भी पॉइंट के ऊपर तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अगर पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम स्टूडेंट डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे डिफाइंड होते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए
हम लेट करेंगे सपोज a function y is equal to f of x be a function defined on the interval a b, let x1 and x2 belongs to a b, then f of x will be, इस इंक्रीजिंग की जगह हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग लिखेंगे, then f of x will be decreasing, अब डिक्रीजिंग फंक्शन की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं यहां पर, then f of x will be decreasing if f of x1 is less than की जगह क्या आ जाएगा, greater than for x1 is less than x2, यानी अगर x1 less than हो x2 के लिए और इसके लिए फिर f of x1 greater than f of x2 हो, तो फिर जो फंक्शन f of x जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो अब इसको हम ग्राफिकली जरा ड्रा करते हैं और फिर डेरिवेटिव के जरिए चेक करते हैं कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो फिर डेरिवेटिव का बिहेवियर कैसे होता है। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं इस इंटरवल a से b तक एक फंक्शन ड्रा करता हूं और जो y इज इक्वल टू f ऑफ x जो है वो उसका लिए ग्राफ ड्रा करूं, तो लेट्स सपोज वो इस टाइप का ग्राफ आता है। अब यहां पर a के ऊपर जो फंक्शन की हाइट है ये है, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है एट a वो f ऑफ a है, तो इसको हम इस हाइट के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एंड पॉइंट है b पे अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हाइट होगी एट b, तो वो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ b से रिप्रेजेंट करेंगे। अब लेट्स सपोज हम दो पॉइंट लेते हैं इस इंटरवल a b में, फर्स्ट पॉइंट को हम x1 का नाम देते हैं, सेकंड पॉइंट को हम x2 का नाम देते हैं। x1 के ऊपर अगर हम फंक्शन की हाइट फाइंड करें तो ये आपके पास x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो f ऑफ x1 होगी और x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो f ऑफ x2 होगी। अब हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो f ऑफ x1 है ये ग्रेटर देन है f ऑफ x2 से, यानी ये बात आपको ग्राफ से नजर आ रही है कि f ऑफ x2 छोटा है, f ऑफ x1 बड़ा है, जबकि x2 बड़ा है, x1 क्या है, छोटा है। तो इट मींस कि अब हमने जो डेफिनेशन लिखी थी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वो ये लिखी थी कि f of x will be decreasing if f of x1 is greater than f of x2 for x1 is less than x2, यानी जो x1 less than x2 है उसके लिए f of x1 अगर f of x2 से बड़ा हो तो फिर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इट मींस कि यहाँ पर f of x1 बड़ा है, f of x2 छोटा है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन y is equal to f of x है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम स्लोप के जरिए, अब हमें तो पता चल गया कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अब इस डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर स्लोप का क्या बिहेवियर है ये चेक करते हैं। उसके लिए लेट्स सपोज इस ग्राफ के ऊपर हम y इज इक्वल टू f ऑफ x के लिए जो हमने ग्राफ ड्रा किया है इसके ऊपर हम एक पॉइंट P लेते हैं और इस पॉइंट P पे टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं और उस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होती है ये चेक करते हैं। क्या होती है, मतलब ये है कि पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है ये चेक करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रा करूं तो हमेशा एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग होती है, यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है ये आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अब ये जो टेंजेंट लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी ये जो एंगल थीटा है ये ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री है। तो इट मींस कि इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यानी ये स्लोप अगर नेगेटिव है तो इट मींस कि जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि f डैश ऑफ x जो है वो नेगेटिव है। अगर f डैश ऑफ x नेगेटिव है और फंक्शन यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अगर नेगेटिव हो तो फिर जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, यानी वो इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं।
अब लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर कोई फंक्शन ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब एक और ग्राफ ड्रा करता हूं। लेट्स सपोज मैं इस तरह का एक फंक्शन, ये आपके पास फंक्शंस का बिहेवियर लेता हूं। अब अगर मैं इस पॉइंट पे हमें पता चल रहा है कि फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट पे फंक्शन कांस्टेंट है। अब अगर यहाँ पे फंक्शन ना डिक्रीजिंग हो ना इंक्रीजिंग हो तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या होता है ये देखना है। उसके लिए हम इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। अब ये जो टेंजेंट लाइन है पॉइंट P के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ जो इस टेंजेंट लाइन का एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है? क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के अगर थीटा 0 है तो फिर स्लोप यहाँ पे क्या होगी, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फंक्शन ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो तो फिर स्लोप 0 होती है। स्लोप 0 होती है तो इट मींस के स्लोप जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग हो तो वहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है फंक्शन का वो क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जरिए फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है कब डिक्रीजिंग होता है और कब जो है वो ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, ये चेक करते हैं। अब हम स्टूडेंट जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उसके पॉइंट्स लिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कैसे चेक किया जाता है। यानी इसी सारे टॉपिक्स को हम समराइज फॉर्म में क्या कर लेते हैं, लिखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए लेट करते हैं, लेट्स सपोज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका पहला पॉइंट होगा कि f ऑफ x विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एट अ पॉइंट c1 एट x इज इक्वल टू c1 इफ f ऑफ c1 f डैश ऑफ c1 इज पॉजिटिव। यानी किसी पॉइंट c1 के ऊपर x इज इक्वल टू c1 पे जो f ऑफ x है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर c1 के ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट होगा कि f ऑफ x विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, f ऑफ x विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू, मैं यहां पे c2 लेता हूं, इफ f डैश ऑफ c2 इज लेस देन 0। तो अगर f डैश ऑफ c2 मींस के फर्स्ट डेरिवेटिव एट c2 अगर नेगेटिव हो, लेस देन 0 का मतलब यह है कि नेगेटिव हो फर्स्ट डेरिवेटिव एट c2 पे, तो फिर c2 के ऊपर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं कि इफ f ऑफ x will be neither increasing nor decreasing at x is equal to c3। यानी ये हम c3 लेते हैं, if f of c3 is equal to f dash of c3 is equal to 0। यानी जो फंक्शन f of x है वो at x is equal to c3 नाइदर इंक्रीजिंग होगा नॉट डिक्रीजिंग होगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट c3 क्या आ रही हो, 0 आ रही हो। अब इसको ग्राफिकली हम चेक करते हैं स्टूडेंट कि ग्राफिकली ये कैसे, इसको हम देखेंगे। उसके लिए लेट्स सपोज मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं आपके सामने। ये अब मैं
इस ग्राफ को ड्रा करता हूं, इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट कि पहले हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स विल इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू c1 if f dash of c1 is greater than 0, greater than 0 means के पॉजिटिव। अब लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट c1 लेता हूं और इस पॉइंट c1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है ये हम जरा चेक करते हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है एट c1। अब अगर मैं सॉरी ये पॉइंट नहीं लेते c1 के लिए, कोई और पॉइंट लेते हैं c1, थोड़ा सा हम लोग यहां पर एक पॉइंट लेते हैं c1। अब इस c1 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये क्या बिहेवियर रखता है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस C1 पे जो एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो टेंजेंट लाइन है एट C1 ये क्या है, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी। स्लोप आपको नजर आ रहा है इस टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट लाइन जो एंगल बना रही है ये एंगल थीटा लेस देन क्या है 90 डिग्री है, और हमें ग्राफिकली नजर आ रहा है कि फंक्शन यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग है इस पॉइंट C1 के ऊपर। तो इट मींस कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पे स्लोप मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसकी इक्वल होती है, एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, यानी एफ स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट C1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। तो इस मींस कि ये यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसी तरीके से अब हमें नजर आ रहा है कि ये पॉइंट मैं C2 लेता हूं, ये जो पॉइंट C2 होगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के अलांग होगा, यानी डोमेन होगी इसकी। अब इस पॉइंट C2 पे हमने फंक्शन, हमें नजर आ रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर डेरिवेटिव के जरिए चेक करें तो डेरिवेटिव हमें यह बताता है कि f of x will be decreasing at x is equal to C2 if f dash of C2 is less than 0। f dash of C2 less than 0 तब होगा जब इस पॉइंट C2 पे जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी। तो यानी मैं अगर उसके लिए यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूं तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये आपके पास जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ये एंगल 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इट मींस कि हमें अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इट मींस कि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा एट C2 ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, वहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मींस कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जरिए डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये था कि f of x will be neither increasing nor decreasing at x is equal to C3 if f dash of C3 is equal to 0। उसके लिए लेट्स सपोज मैं इस ग्राफ को अगेन ड्रॉ करता हूं। अब मैं यहां पे हमें नजर आ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को लेट्स सपोज हम C3 का नाम देते हैं। अगर इस पॉइंट के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि जो फंक्शन है ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, और हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के इक्वल होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट C3 के ऊपर। तो अब ये जो टेंजेंट लाइन आपने ड्रा की है इस पॉइंट C3 पे, ये आपको नजर आ रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा टेंजेंट लाइन का वो 0 होगा। तो इट मींस कि स्लोप इसमें क्या है, 0 है। अगर स्लोप 0 है तो f डैश ऑफ x भी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। और क्योंकि C3 के ऊपर हम इसको चेक कर रहे हैं इसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसके लिए हम f डैश ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ C3 लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव क्या आ
रहा है, जीरो आ रहा है, और हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो तो फिर फंक्शन जो होगा वो ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट पे भी अगर हम चेक करें कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो उसके लिए मुझे इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी, और ये जो टेंजेंट लाइन है हमें नजर आ रहा है ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी जो थीटा है एक्स एक्सिस के साथ वो जीरो है, तो इट मींस के इसकी स्लोप जीरो होगी, और इसकी स्लोप अगर जीरो है तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्लोप जीरो होती है, वहां पर या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होता है, वहां पर ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना तो डिक्रीजिंग होता है। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट के, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं होता है और डिक्रीजिंग भी नहीं होता है, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो, तो फिर क्या होता है। उसके लिए देखें, आपको ये बात ग्राफिकली ही समझनी होगी कि यहाँ पे मुझे पता है कि इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो था। अब इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है, तो मैं अगर इधर फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहूं तो जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी इस पॉइंट के ऊपर वो एफ ऑफ c3 होगी, यानी जो इस हाइट जो है c3 के ऊपर वो इस फंक्शन की वैल्यू को शो करती है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी अगर मैं इसको लेट्स सपोज c4 का नाम देता हूं, तो ये जो f ऑफ c4 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c4 होगी। अब आपको स्टूडेंट नजर आ रहा है कि इस फंक्शन के ग्राफ को पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ में फंक्शन की जो मैक्सिमम हाइट है वो f ऑफ c3 है, और जो मिनिमम हाइट है इस पूरे ग्राफ में वो f ऑफ c4 है, यानी इससे छोटी हाइट नहीं है और इससे बड़ी हाइट नहीं है। बेशक आप जितनी भी हाइट ड्रा करें, जितनी भी फंक्शन की वैल्यूज ले लें, वो सारी की सारी इससे छोटी है, लेकिन इस f ऑफ c4 से बड़ी है। इसका मतलब है कि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो था इस पॉइंट पे भी, और इस पॉइंट पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, जीरो था। तो इट मींस कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होता है, वहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। जैसे इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, मिनिमम है। तो और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। तो इट मींस कि यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा, वहां पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये मैक्सिमम और मिनिमम को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं एक्सट्रीम, यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा, वहां पर फंक्शन जो होगा वो एक्सट्रीम होगा, या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। अब हम ये कैसे पता चलाएंगे कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में पहले हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था उसका लास्ट पॉइंट ये था कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो, वहां पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इस बात को चेक करने के लिए हम फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जो सेकंड पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट ये कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स जीरो द एफ ऑफ एक्स विल बी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम था तो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है, और इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम था तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, जीरो है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फर्स्ट पॉइंट होगा कि इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर उस पॉइंट पे यहाँ पर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है, उसी पॉइंट पे अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन जीरो हो, तो देन एफ ऑफ एक्स विल बी मिनिमम, यानी जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है कि हमें फिगर में नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल है, और इसी पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मिनिमम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट पे फिर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए।
और थर्ड पॉइंट ये है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एट दैट पॉइंट, यानी यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो, वहां पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हो, तो देन एफ ऑफ एक्स विल बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने फिगर में ही हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो इट मींस कि इसी पॉइंट पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको क्या होना चाहिए, उसको नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव नहीं, यानी लेस देन 0 होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास लेस देन 0 हो, तो फिर जो होगा वो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए हम डिक्रीजिंग फंक्शन का बता सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन का बता सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं बता सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जरिए हमें इतना पता चलता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ रहा हो तो फिर उस पॉइंट पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर अगर ग्रेटर देन 0 हो वहां पे फंक्शन मिनिमम होता है, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव है, वहां पर फंक्शन मैक्सिमम होता है। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आउटलाइंस पे 2 पॉइंट लिखे थे, एक था स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं और क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं। ये जो स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है इस पॉइंट पे, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो, यानी स्लोप जो है वो आपके पास 0 के इक्वल हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस कि स्लोप 0 के इक्वल हो, इस पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। और इस स्टेशनरी पॉइंट्स के ऊपर जो डोमेन और रेंज की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं, यानी इनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज इस स्टेशन, ये आपके पास एक स्टेशनरी पॉइंट है P, और क्यों स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 0 के इक्वल है, और इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, C3 है, और जो y की वैल्यू है यानी जो डोमेन है वो आपके पास क्या है, f ऑफ C3 है। तो इट मींस कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं C3 और f ऑफ C3, ये आपके पास क्या होंगी, क्रिटिकल वैल्यूज होंगी। और ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, P है। ये पॉइंट P क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा, यानी इस पॉइंट P को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है किसी भी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, और उस पॉइंट के ऊपर जो डोमेन और जो रेंज है उसकी जो वैल्यूज होती हैं, यानी x और जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, क्रिटिकल वैल्यूज कहलाती हैं। तो ये आपने देखना है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 9.2। तो आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.9 का, determine the interval in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये डिटरमाइन करना है कि ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है पार्ट 1 में, ये इस इंटरवल में यानी -π से लेकर π तक ये जो इंटरवल है इसमें कहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के इंटरवल फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव का, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट है उसका सहारा लेंगे, और हमें पता है कि कोई भी फंक्शन यानी f ऑफ x इंक्रीजिंग where f dash of x is greater than 0, यानी f of x उन वैल्यूज पर इंक्रीजिंग होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो,
और एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, तो इट मींस के यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वहां पे एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब हम इस फंक्शन को चेक करने के लिए कि ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये कहां पर इंक्रीजिंग है, इस डोमेन के अंदर कहां पर डिक्रीजिंग है, उसके लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल फाइंड करते हैं। पहले इंक्रीजिंग कहां पे होगा ये चेक करते हैं, और हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो तो इट मींस कि यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वहां पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया है, कॉस एक्स आ गया है, तो इट मींस कि कॉस एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा डोमेन की जिस इंटरवल में, वहां पे ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग होगा। अब हमारे पास जिस डोमेन गिवन है वो है -पाई से लेकर पाई तक है, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं -180 से +180 तक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जो है वो 30 के डिफरेंस से -पाई से लेकर पाई तक ये एंगल लिखे हैं, -पाई को मैं डिग्री में लिखें तो ये -180 होता है, फिर उसके बाद -150 डिग्री है, फिर -120 डिग्री है, इसी तरीके से -90, 30 अप टू 180 डिग्री तक। ये इस इंटरवल में हमने चेक करना है कि cos x कहां पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ गया है वो cos x है। अब अगर इसका मतलब है cos x यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो इट मींस कि ये जो -90 से लेकर +90 तक ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और -180 से 90 तक जो होता है, -90 तक इस इंटरवल में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे cos -180 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, या आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो ये जो आपके पास 190 से लेकर 180 तक जो एंगल है, या -180 से लेकर -90 तक जो एंगल्स हैं, ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मींस के -180 से -90 तक cos जो होगा वो नेगेटिव होगा, और फिर +90 से लेकर +180 तक इस इंटरवल में भी cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो cos पॉजिटिव होगा वो -90 से लेकर +90 तक होगा, और मींस के जो फिर जो x होगा यानी फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए वो आपके पास होगा -90 से +90 तक होगा, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2 तक, यानी इस इंटरवल में जो cos है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर cos यहाँ पे पॉजिटिव हो, वहां पे sin x क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x आया था, और cos जहां पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वहां पर sin x क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब है कि इस डोमेन में यानी -π/2 से +π/2 तक जो है वो sin x जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे डिक्रीजिंग का किस इंटरवल में होगा ये चेक करते हैं। तो हमें पता है कि जिस इंटरवल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 हो, यानी जो f डैश ऑफ x जो है वो लेस देन 0 हो, उस इंटरवल में जो फंक्शन है sin x गिवन फंक्शन वो डिक्रीजिंग होगा। और f डैश ऑफ x हमारे पास इक्वल आ गया है cos x आया है, तो इट मींस कि cos x जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब ये है कि cos x कहां डिक्रीजिंग होता है, इस डोमेन में, यानी -π/π से लेकर पाई तक वो नेगेटिव होता है -180 से -90 तक। तो इसका मतलब है कि जो डोमेन होगी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वो स्टार्ट होगी
-180 से -90 तक, मींस -पाई से लेकर -पाई/2 तक, और फिर यूनियन करके हम क्या करेंगे, +90 से लेकर +180 तक। यहां पर भी कॉस नेगेटिव होता है, तो इट मींस के आपके पास इस पाई/2 से लेकर +90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2, और +180 को हम क्या लिखते हैं, पाई। तो इट मींस के इन दोनों के यूनियन में जो है वो कॉस क्या होगी, जो गिवन फंक्शन है जो sin x है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इन इंटरवल्स में कॉस क्या होता है, आपके पास नेगेटिव होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट के, अगर मैं इसको एक ही उसमें लिखूं तो x बिलोंग्स टू यूनियन पाई/2 टू माइनस प्लस पाई होगा, यानी -180 से -90 को आपने -पाई से लेकर -पाई/2 तक लिखा, और 90 से लेकर 180 तक जो एंगल है इसको आपने पाई/2 से लेकर पाई तक इंटरवल में लिखा। तो इस इंटरवल के अंदर इन दोनों इंटरवल्स में जो फंक्शन होगा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ये नेगेटिव होगा। तो इट मींस कि यहाँ पे फंक्शन क्या, सॉरी, f ऑफ x क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी जो cos x है वो नेगेटिव है। अब हमारे पास पार्ट 2 है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो डोमेन है x -2 से लेकर 2 तक है, यानी हमने इस इंटरवल में -2 से लेकर 2 तक जो इंटरवल है इसमें हमने चेक करना है कि कहां पे फंक्शन पॉजिटिव हो, इंक्रीजिंग है, और कहां पे डिक्रीजिंग है। उसके लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे f ऑफ x का, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू होगा -2x के, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो इट मींस के f डैश ऑफ x क्या होगा, 2x के इक्वल आएगा। अब पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल फाइंड करते हैं, और हमें पता है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो उसके लिए क्या टेस्ट है, उसके लिए ये है कि f डैश ऑफ x जहां पे ग्रेटर देन 0 होगा इंटरवल में, इस इंटरवल में -2 से लेकर 2 तक, वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब हमारे पास -2x किसके, f डैश ऑफ x किसके इक्वल आ गया है, -2x के इक्वल आ गया है। तो इट मींस के -2x ग्रेटर देन 0 होगा, जहां जहां वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं इसको -2x को मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे, या -2 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करता हूं, तो ये जो -2x ग्रेटर देन 0 है ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है कि 3 इज लेस देन 2 है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स सपोज -1 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करता हूं और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो इससे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है कि आपके पास चेंज हो जाती है। तो जैसे सॉरी, ये 3 इज लेस देन 4 कर ले, तो ये फिर 3, अगर 3 लेस देन 4 हो तो फिर -3 जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे -1/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो फिर उससे ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन की, ये चेंज होके क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स रह जाएगा, और सेकंड साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इट मींस के इस इंटरवल में यानी x इज लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। x इज लेस देन 0 के लिए अगर हम इंटरवल लिखते हैं, तो हमारे पास जो इंटरवल गिवन इंटरवल है जिसपे हमने फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करनी है, वो -2 से लेकर +2 तक है, और हमारे पास जो x इज लेस देन 0 आया है इस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो x इज लेस देन 0 से मींस के 0 से लेकर -2 तक ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 to 0, यानी इसमें 0 शामिल नहीं है।
ये याद रखें स्टूडेंट कि यहाँ पे ये एफ डैश ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बास बच्चे यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल भी यूज करते हैं, तो इक्वलिटी का सिंबल आपने यूज नहीं करना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल फाइंड करते हैं, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें पता है कि कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है किसी भी इंटरवल पे अगर वहां पे एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 हो, और एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया है, -2x आ गया है, तो इट मींस कि जहां पे -2x लेस देन 0 होगा वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर -2x लेस देन 0 है तो फिर x इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे हम -1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो इट मींस के x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 0 की जो वैल्यूज है, यानी इस ग्रेटर देन 0 पे जो होगा वो x जो f ऑफ x होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो हमारे पास जो इंटरवल है वो -2 से +2 तक है, तो इट मींस के 0 से लेकर 2 तक जो वैल्यूज है इनके लिए जो फंक्शन है वो क्या है, वो डिक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल को जिस पे फंक्शन डिक्रीजिंग है इसको हम लिख सकते हैं 0 to 2 लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो 0 है उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है और जो -2 है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है। इसका मतलब ये है कि -2 इस इंटरवल में कंटेन करता है, 0 जो है वो इस इंटरवल में नहीं है, यानी 0 से जो छोटी वैल्यूज हैं उनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से जो बड़ी वैल्यूज हैं उनके लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इट मींस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में जो आपके पास पॉइंट्स हैं उसमें 0 नहीं आएगा, तो 0 के अलावा बाकी वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए किसी फंक्शंस का इंक्रीजिंग कहां पर है, डोमेन की किस इंटरवल पे इंक्रीज होता है, किस इंटरवल पे डिक्रीज होता है, ये फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।